एवरीवन वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम देखेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 द्वितीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप आपका चैप्टर नंबर 4 था, जो कि अच्छे से समझ चुके हैं और आपको भी अच्छे से समझा चुके हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे द्वितीय क्रियाकलाप आपका चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ पे गलती से 8 लिखा गया है, तो चैप्टर नंबर 8 नहीं है, ये क्या है, अध्याय 5 है। तो यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा, 8 के जगह में क्या लिख लीजिएगा, 5 लिख लीजिएगा। तो चैप्टर 5 है या तो आपके अध्याय 5 है, ठीक है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं, उसके बाद उद्योग के बारे में, विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण की विशेषताएं क्या होते हैं, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, इतने सब के बारे में आज समझेंगे। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप को जानने से पहले एक बार आपको द्वितीय क्रियाकलाप जानने से पहले आपको एक बार प्राथमिक क्रियाकलाप को भी जानना होगा। तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, जो हमें प्राकृतिक से सीधे सीधे प्राप्त होते हैं, वह हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। जैसे कि गन्ना हो गए, मछली पालन हो गए, पशुपालन हो गए, कृषि हो गए, ये सारे प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। लेकिन प्राथमिक क्रियाकलाप से जो कच्चे माल मिलते हैं, उन्हें उद्योगों में जाकर के निर्माण किया जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप में किसी भी चीज़ के उत्पादन नहीं किए जाते हैं, बल्कि निर्माण किए जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से हम कच्चा माल लाए, द्वितीय क्षेत्र में उसे हम क्या कहें, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग को रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में उसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किए, उसको साफ सफाई परिष्कृत धोने के बाद मूल्यवान वस्तु में बदलने के बाद उसे बाजार में बेच दिए, तो वही हमारा क्या कहलाता है, द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। आप इसके ट्री के माध्यम से समझिए। सबसे पहला होता है हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप। कौन सा क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से हमें मिलता है कच्चा माल। क्या मिलता है, कच्चा माल। कच्चा माल के रूप में हम किसे ले लेते हैं, तो कच्चा माल के रूप में हम इसे गन्ना को ले लेते हैं, ठीक है। गन्ना या तो फिर कपास को ले लेते हैं, ठीक है, कच्चा माल के रूप में गन्ना या तो फिर कपास। हम जाते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप, कौन से क्रियाकलाप, तो द्वितीय क्रियाकलाप, ठीक है, द्वितीय क्रियाकलाप। तो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या हम प्राकृतिक से प्राप्त वस्तुओं को रखते हैं या तो फिर हम उद्योग को रखते हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप में आप बोल सकते हैं उद्योग को रखते हैं, यानी कि उद्योग आते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग आते हैं। जो भी हमें प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त हुआ, जैसे कि गन्ना और कपास एक कच्चा माल है, तो हम क्या करेंगे, गन्ना और कपास को लाएंगे उद्योग। कहाँ पे लाएंगे, उद्योग लाएंगे। उद्योग में लाने के बाद गन्ना से हम बना देंगे चीनी, और कपास से हम बना देंगे सूती वस्त्र। क्या बना देंगे, सूती वस्त्र बना देंगे। तो आप कह सकते हैं ना कि द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग सब आते हैं, जिसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ना कि उत्पादन किया जाता है। आपको इतने समझ में आ गए। तो द्वितीय क्रियाकलाप में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसके बाद इसे साफ किए जाते हैं, साफ सफाई किए जाते हैं, साफ सफाई के बाद इसमें क्या करते हैं, रंग रोगन किया जाता है, रंग रोगन कलर किए जाते हैं। रंग रोगन करने के बाद इसे क्या कहते हैं, मूल्यवान वस्तु में बदल करके, किसमें, मूल्यवान वस्तुओं में बदल करके इन्हें क्या कहते हैं, बाजार में बेच दिया जाता है। बाजार में क्या करते हैं, जो है, ठीक है, बाजार में बेच दिया जाता है, यानी कि सेल कर दिया जाता है। तो यही तो हमारे क्या हो गए, प्राथमिक क्रियाकलाप हो गए, ठीक है। इधर ले लो, यही हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया। तो प्राथमिक क्रियाकलाप, गन्ना और कपास एक तरह से कच्चा माल है, उसे हम उद्योग में उसे साफ सफाई मशीन का प्रयोग करके चीनी और सूती वस्त्र में बदल दिए। उसके बाद इन्हें साफ सफाई रंग रोगन परिष्कृत करके बाजार में बेच दिए। यही हमारा द्वितीय क्रियाकलाप होता है। अर्थात और अच्छे से समझिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप में जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, उसे हम द्वितीय क्रियाकलाप में अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं और उसे बाजार में बेच देते हैं। इतने सारे चीज किए जाते हैं, यही हमारा होता है द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा विनिर्माण। तो विनिर्माण क्या होता है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विनिर्माण के बारे में एग्जाम में दिए जाते हैं 2 नंबर के, यानी कि 2 नंबर के नहीं, ये विनिर्माण, अगर विनिर्माण के बारे में केवल देंगे तो ये 2 नंबर के दिए जाते हैं। लेकिन बेसिकली विनिर्माण एक तो 3 नंबर या तो फिर ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। विनिर्माण, तो विनिर्माण क्या होता है आप समझिए।
कच्चा माल समझे। कच्चा माल को यदि हम कोई नई वस्तु में परिवर्तन कर दे तो वही हमारा विनिर्माण हो गया। जैसे कि कच्चा माल क्या है, कपास और गन्ना, गन्ना और क्या है, कपास। गन्ना और कपास जो है, गन्ना और कपास ये दोनों ही क्या है, हमारे कच्चा माल है, कच्चा माल है, ठीक है। तो गन्ना और कपास ये दोनों ही कच्चा माल है, लेकिन हम इन्हें क्या कर देंगे कि इन्हें हम चीनी और सूती वस्त्र में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, चीनी और सूती वस्त्र में बदल देते हैं, ये दोनों को सूती वस्त्र में बदल देते हैं, ठीक है। आपको याद है गन्ना से चीनी प्राप्त किए जाते हैं और कपास से सूती वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि कच्चा माल को नई वस्तु में बदल देना ही विनिर्माण कहलाता है। और विनिर्माण में करने के लिए हमें क्या क्या की आवश्यकता होती है, नई वस्तु में बदल, ठीक है। विनिर्माण, तो हमें विनिर्माण करने के लिए क्या क्या की आवश्यकताएं होती है। तो सबसे पहला आप तो बोलिएगा मशीन की आवश्यकता होती है, बिना मशीन के हम नहीं कर सकते हैं। उपकरण की आवश्यकता होती है, उपकरण में विभिन्न प्रकार के उपकरण क्या होते हैं, लोगों के मेहनत की आवश्यकता होती है, हमें लोगों के मेहनत की आवश्यकता, लोगों के मेहनत की आवश्यकता होते हैं, क्या होते हैं, तो लोगों के मेहनत की आवश्यकता होते हैं। तो यही हमारा होता है विनिर्माण। जब हम कोई कच्चे माल को नई वस्तु में बदल देते हैं तो वह विनिर्माण कहलाता है। और विनिर्माण की प्रक्रिया में हमें बेसिकली मशीन, उपकरण और लोगों की मेहनत की आवश्यकताएं होती है। यह होता है विनिर्माण। अब हम जानेंगे कि विनिर्माण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जो कि आपके 3 या तो 5 नंबर में क्वेश्चन में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विनिर्माण की विशेषता, क्या देखेंगे, विनिर्माण की विशेषता। तो कि विनिर्माण की क्या क्या विशेषता होती हैं, विशेषता के बारे में देखेंगे कि विनिर्माण की विशेषता। सबसे पहला हमारा जो विशेषता होगा वह होगा यांत्रिकीकरण। क्या होंगे, यांत्रिकीकरण, 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 ठीक है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता हो जाएंगी विधियाँ, क्या हो जाएंगे, विधियाँ। दूसरा विशेषता विधियाँ हो जाएंगे। और तीसरा होगा प्रौद्योगिकी नवाचार, क्या हो जाएंगे, प्रौद्योगिकी, जो प्रौद्योगिकी नवाचार, तीसरा विशेषता हो जाएंगे प्रौद्योगिकी नवाचार, ठीक है। और पांचवा जो विशेषता हो जाए, चौथा जो विशेषता हो जाएंगे वह संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक ढांचा, ये चौथा विशेषता हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, विनिर्माण की विशेषता। यांत्रिकीकरण क्या है, तो एक एक टॉपिक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम यांत्रिकीकरण के बारे में समझते हैं कि यांत्रिकीकरण क्या है। तो यांत्रिकीकरण का मतलब है किसी भी वस्तु को, आधे बने हुए वस्तु को, कोई भी अर्थपूर्ण वस्तु को हम क्या करते हैं, मशीन के द्वारा पूरा करते हैं, तो वो हमारा यांत्रिकीकरण कहलाता है। जैसे कि हम यांत्रिकीकरण, हमें उद्योगों में क्या होते हैं कि हमें श्रम के जगह में हम मशीन का उपयोग करते हैं, जिससे कि उत्पादन में बढ़ोतरी होता है। यदि हम मशीन का उपयोग करेंगे तो क्या मशीन के जरिए हम उत्पादन की प्रक्रिया तेज कर पाएंगे कि नहीं, झट सट 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 उत्पादन करेंगे। कैसे, सट 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 उत्पादन करेंगे। बेसिकली यहाँ पे श्रम की कम आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि श्रमिक को जो पैसा देंगे वही पैसा हम मशीन खरीदने में लगा सकते हैं। आप बोलिएगा कि बिल्कुल लगा सकते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया बढ़ेगी, कौशल का विशिष्टीकरण हो, कौशल यानी कि जो हमारा जो टैलेंट है वह विभिन्न प्रकार के कार्यों में आएगा, ये हो जाएंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि खर्चा कम बैठेगा भाई, खर्चा कम बैठेगा। तो यही हमारा होता है यांत्रिकीकरण। कोई भी वस्तु को यंत्र यानी मशीन के जो द्वारा पूरा करना यांत्रिकीकरण कहलाता है। दूसरा हम देखेंगे कि विधियाँ, विधियाँ क्या होती है कि बहुत सारे विधियाँ मतलब टेक्निक, अलग अलग टेक्निक, ठीक है। विधियाँ मतलब अलग अलग टेक्निक, सिंपल सी बात। पहले जो होता था हमारे पास वैसे टेक्निक नहीं थे, हम छोटे मोटे यंत्र के द्वारा हम उत्पादन की क्रिया करते थे। लेकिन अभी वर्तमान आधुनिक समय में, वर्तमान समय में हमारे पास क्या छोटे मोटे यंत्र हैं, बड़े बड़े मशीन हैं, बड़े बड़े चीज़ हैं, बड़े बड़े मशीन आ गए, कीटनाशक दवाइयाँ आ गए, तो तरह तरह की चीज़ें आ गई, जिससे कि हम क्या कर पा रहे हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ा पा रहे हैं। उत्पादन तेजी से हो रहा है, लागत कम लग रहे हैं, श्रम की आवश्यकताएं उतनी नहीं पड़ रही हैं। तो यही हमारा विधियां हो गई। आपको यांत्रिकीकरण समझ में आ गया, विधियां समझ में आ गए, दोनों एक ही टाइप है, सारों के चारे विशेषताएं एक ही टाइप है।
प्रौद्योगिकी नवाचार। तो प्रौद्योगिकी नवाचार का अर्थ होता है आविष्कार या नया विचार। प्राचीन काल के लोग और अभी के लोगों में क्या विचार में क्या अंतर नहीं देखने को मिलता है। प्राचीन काल के लोग जो होते सिलौट में पीसते थे मसाला, अभी आ गए मिक्सी, मिक्सी में हम पीस ले रहे हैं मसाला। प्राचीन काल के लोग कोड़ी कुदारी का उपयोग करते थे, अभी आ गया डोजर या पोपलेन, उससे हम जैसे भी उसका उपयोग कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास प्रौद्योगिकी नवाचार आए कि नहीं आए, आप बोलिएगा बिल्कुल। पहले आदमी क्या कोड़ी कुदारी का प्रयोग कर रहे थे, अभी क्या ट्रैक्टर के प्रयोग कर रहे हैं जोतने के लिए, पहले बैल, तो अभी हल लोहे के, इस सब का। तो प्रौद्योगिकी नवाचार आ गए कि प्रौद्योगिकी नवाचार आने से भी यानी कि नई नई मशीन के आने से भी उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई, साथ साथ हमें उसमें लागत कौशल के विशिष्टीकरण के साथ हम देखते हैं कि उत्पादन का भी विशिष्टीकरण देखने को मिलता है। यही हमारा प्रौद्योगिकी नवाचार हो जाता है। दूसरा देखते हैं संगठनात्मक ढांचा। संगठनात्मक ढांचा यानी कि लोगों का विभाजन, समूह में लोगों का विभाजन। बिस्किट बनाने के लिए एक अलग लोगों का समूह, मिक्सचर बनाने के लिए एक अलग लोगों का समूह, चप्पल बनाने के लिए एक अलग लोगों का समूह, साबुन बनाने के लिए एक अलग लोगों का समूह। इसी को हम क्या कहते हैं, संगठनात्मक ढांचा। आप ही बताइए, क्या उद्योग में क्या एक ही प्रकार के काम होते हैं? नहीं, बहुत सारे काम होते हैं। तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लोगों का संगठन या समूह बना करके छोड़ देंगे कि एक समूह आप है भाई, आप बनाइए बिस्किट, एक समूह आप है भाई, आप बनाइए मिक्सचर, एक समूह आप है आप बनाइए चप्पल। ये सारा हम संगठन या तो लोगों का समूह बना करके अलग अलग कार्य उन्हें सौंप देंगे। यही हमारा क्या होता है, संगठनात्मक ढांचा होते हैं। यही होता है विनिर्माण की विशेषता, जिसे आपको अच्छे तरीके से जानना चाहिए। तो पहला, यांत्रिकीकरण, कोई आधे बने वस्तु को मशीन के द्वारा पूर्ण करना। दूसरा, विधियां, पहले की टेक्निक की तुलना में अब आधुनिक टेक्निक बहुत ही प्रबल है। हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी नवाचार, पहले उतने अच्छे मशीन नहीं थे, उतने अच्छे चीज़ नहीं थे। जैसे जैसे भारत आधुनिक भारत हो रहा है वैसे वैसे हमें प्रौद्योगिकी नवाचार में बदलाव, संगठनात्मक ढांचा, ये सारे जो हैं विनिर्माण की विशेषता हैं। तो विनिर्माण के बारे में आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये 3 या तो फिर ये 5 नंबर के दिए जाते हैं। पहले आपको डिस्क्राइब कर देता है विनिर्माण, उसके बाद ये 4 टॉपिक आप लिख दीजिएगा यदि 5 नंबर में दिए जाएंगे तो। यदि 3 नंबर में दिए जाएंगे तो सबसे पहला विनिर्माण लिखिएगा और ये 4 टॉपिक में से किन्हीं 2 टॉपिक का वर्णन कर दीजिएगा। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अगला हम चलते हैं कि प्रौद्योगिकी, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, करने वाले कारक, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपको इस वेरी वेरी वी आई बहुत ही ज़्यादा वाला भी आई में रखना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वाले भी आई में रखना है। तो उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला आपका कारक हो जाएगा कच्चा माल। सबसे पहला होगा कच्चा माल सबसे पहला, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा, कच्चे माल के बाद हमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, पूंजी भी मिल गया, तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें शक्ति के साधन चाहिए, हमें ये साधन चाहिए, ठीक है। तीसरा, चौथा हमारे पास शक्ति के साधन भी मिल गए, तो हमें क्या चाहिए, कुशल एवं सस्ते श्रम, सस्ते श्रम की आवश्यकता होगी भाई। हमारे पास पांचवा क्या होना चाहिए भाई, कुशल एवं सस्ते श्रम, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, हमारे पास सुविधा होना चाहिए, बिना परिवहन की सुविधा कुछ नहीं। और छठा हमारे पास होना चाहिए बाजार की निकटता। क्या होना चाहिए, बाजार की निकटता होनी चाहिए, हमें छठा जो होना चाहिए बाजार की निकटता। ये सभी जो कारक है उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो हो गया कच्चा माल हो गया, कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल।
तो आपको यदि जानना है कि कोई भी उद्योग की स्थापना करते हैं, आप कोई भी उद्योग को लगाते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि उद्योग को स्थापना करने से पूर्व कि कहाँ कच्चा माल हमें तुरंत ईज़िली आसानी से मिल जाएगा। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि उद्योगों की स्थापना उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहाँ पर कच्चे माल की निकटता हो। जैसे कि चीनी उद्योग की स्थापना किन क्षेत्रों में की? जिस क्षेत्र में गन्ना की खेती सबसे अधिक होती है, हम चीनी उद्योग की स्थापना करेंगे मुंबई, और हमें चीनी उद्योग मुंबई और महाराष्ट्र में, और हम गन्ना लाएंगे दिल्ली से। गन्ना तो सूख के टटा जाएंगे, तो उससे रस ही नहीं निकलेगा। जब रस ही नहीं निकलेगा तो चीनी ही नहीं बनेगा। कैसे होगा? ये तो हुआ ना काम तमाम। इसी के लिए सबसे बड़ा तत्व उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किन्हीं का होता है, तो वह होता है कच्चा माल। कच्चा माल के आवश्यक होते हैं, हमें कच्चे माल निकटता में चाहिए, उससे हमारे लागत में कमी आते हैं, लागत कम होता है, खर्च भी ज़्यादा नहीं होते और सामने से हमें कच्चे माल की प्राप्ति हो जाते हैं। दूसरा होता है हमारे पास पूंजी। दूसरा हम बोल सकते हैं पूंजी। कैसे बोल सकते हैं? कि किसी भी उद्योगों को स्थापना करने के लिए बड़े-बड़े व्यक्ति या तो बड़े-बड़े उद्योगपति जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही स्थापना कर सकते हैं। हम और आप जैसे साधारण व्यक्ति उद्योगों का स्थापना नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पूंजी। दूसरा हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है उद्योग का स्थापना करने के लिए, वो होना चाहिए पूंजी, जो कि साधारण व्यक्ति ना स्थापना करके बड़े-बड़े उद्योगपति पैसे वाले ही उद्योगों की स्थापना कर पाते हैं। तीसरा हम लिख सकते हैं शक्ति के साधन। शक्ति के साधन में क्या आ जा सकते हैं? साधन। शक्ति के साधन में शक्ति साधन। तो शक्ति के साधन में हम क्या-क्या रख सकते हैं? कि उद्योगों को चलाने के लिए हमें कोयला, पेट्रोलियम, बिजली इन सब की आवश्यक होंगे। क्या बिना उद्योग इन सब के बिना पूर्ति की क्या एक उद्योग को चलाया जा सकता है? नहीं। तो शक्ति के साधन में हम रखेंगे यानी कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ हमारे बिजली हो गए हमारे पास, बिजली ये हमारे सब कुछ क्या है? एक शक्ति के साधन है। इन सभी की आपूर्ति के बिना, इन सब के बिना उद्योगों को चलाना नामुमकिन है। इसलिए शक्ति के साधन में हम कोयला, पेट्रोलियम और बिजली इन सभी को रखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमें कच्चा माल मिले, कच्चा माल निकट में मिल गया तो उद्योग बना लिए, हमें पूंजी भी लगा लिए, हमें शक्ति के साधन भी मिल गया। हमारा अब चौथा कारक जो होगा कुशल एवं सस्ते श्रम। क्या हो जाएंगे चौथे में? कुशल एवं सस्ते श्रम। कुशल एवं सस्ते श्रम। कुशल एवं सस्ते श्रम। मान के चलिए कोई भी उद्योग एक बड़ा, आप ही सोचिए, आप एक बड़े उद्योगपति हैं। आप क्या सोचिएगा? आप यही ना सोचिएगा कि हाँ टैलेंटेड किसान, टैलेंटेड मजदूर मिले, हर काम को करने में एकदम क्या हो, एक्सपीरियंस हो, साथ साथ पैसा भी कम लगे तो क्या मेरा पैसा बचे। आप सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? आप तो बोलिए, आप तो बिल्कुल, आप तो सोचिएगा ना कि बहुत ही टैलेंट मतलब श्रमिक मिले और पैसा भी ना देना पड़े। आप तो वही सोचिएगा, आपको तो वही चाहिए। अगर आपको स्थापना करने की बात आए तो आप लोग तो ऐसे हो जाएंगे। तो कोई भी बड़े-बड़े उद्योगपति यही सोचते हैं कि हमें टैलेंटेड मजदूर मिले, उसमें विभिन्न प्रकार के टैलेंट हो और साथ ही साथ उसमें क्या हो, उसमें साथ ही साथ उनमें कम पैसा ले, कि वो काम करने में सक्षम हो, विभिन्न प्रकार की दक्षता हो, साथ उन्हें मजदूरी भी उनका कम हो। यह हर एक उद्योगपति चाहते हैं। पांचवा हम देख सकते हैं परिवहन की सुविधा। पांचवा हम क्या कर सकते हैं? परिवहन की सुविधा। ठीक है, परिवहन की सुविधा। कैसे भाई परिवहन की सुविधा? कि मान के चलिए ये हमारा बड़ा सा उद्योग है, यहाँ से धुआं हुआ निकल रहा है, ये हमारा बाजार है, यहाँ पे ये बाजार है, ये मंडी है, और ये हमारे यहाँ पे बड़े बड़े कच्चे माल हैं। तो आपको यह है कि यहाँ उद्योग से यहाँ तक आने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होगी? ट्रक में ही माल लेके जाएंगे। ठीक है, ट्रक की आवश्यकता है, यानी कि परिवहन की आवश्यकता होगी। हमें उद्योगों से कच्चे माल लाने के लिए, वहां तक आने के लिए ट्रक की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे कच्चे माल लोड किए ट्रक से और हम फिर वापस चल गए कहाँ पे? उद्योग बनाने के लिए कच्चे माल को बनाए यहाँ पे वस्तुओं का, उसी के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होगी। फिर उद्योग में ले गए, वस्तु का निर्माण किए, साफ सफाई किए, उसको मूल्यवान वस्तु में
में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हम क्या किए, परिवहन के माध्यम से यानी ट्रक के माध्यम से हम ले गए बाजार और बाजार में बेच दिए। तो इन सभी में क्या हुए, ट्रक आप भी मत लिख लीजिएगा एग्जाम में, आप लीजिएगा परिवहन, ठीक है, हम तो समझाने के लिए ट्रक लिख रहे हैं। तो ये ट्रक की आवश्यकता हुई, ट्रक से आए कच्चे माल के स्थान पर यानी कि जगह पर, वहाँ से कच्चे माल को ले गए उद्योग, उद्योग में बनाए, उसके बाद बाजार में बेच दिए। तो इन सभी चीज़ प्रक्रिया के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता हुई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाजार की निकटता, किसका निकटता, बाजार की निकटता, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं, निकटता, मान के चलिए कि इतना दूर में बाजार है, ज़्यादा पैसा लगेगा, खर्च ज़्यादा लगेगा सामान को ढो के ले जाने में, लेकिन सोचिए कि यही जगह हम एक बड़ा सा बाजार बना लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ तक आ गए, यानी कि इतने दूरियां हमें निर्धारित करने से हम बच गए। तो हमें पैसा के बचे कि नहीं, और जल्दी भी वस्तु बिक गए और एक तरह से ताज़े भी रहेंगे। अगर दूर तक ले जाएंगे तो वह सब्जी क्या हो जाएंगे, ख़राब हो सकते हैं, ताज़े भी नहीं हो सकते, लेकिन सामने रहेगा तो वह ताज़े भी होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि यह हमारे क्या हो जाएंगे कि बाज़ार की निकटता में हमें पैसे खर्च लगते हैं, सुविधाएं भी अच्छी मिलती हैं और वस्तु जल्दी भी बिक जाते हैं। यही हमारे होते हैं 5 कारक। यानी कि आपको जब भी उद्योग के बारे में पूछा जाएगा कि उद्योग के कारक के बारे में वर्णन कीजिए, यह 110% 5 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा VVI वाला क्वेश्चन है। तो आप इन्हीं उद्योग और इनके कारक के बारे में आप लिख सकते हैं। अब कच्चे माल के बारे में पहला पॉइंट लिख सकते हैं, पूंजी, कुशल, उसके बाद आप शक्ति के साधन, उसके बाद कुशल श्रम एवं सस्ते श्रम, आप परिवहन की सुविधा के बारे में, बाजार के निकटता, ये सारे के बारे में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपको समझने में कहीं पे भी दिक्कत आई तो आप बोल सकते हैं जी, ये सब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमने जाना कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप से हम द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। जो हमें प्राथमिक क्रियाकलाप से मिले, जो भी वस्तु मिला उसी को हम द्वितीय क्रियाकलाप में निर्माण किए, तो वही हमारा द्वितीय क्रियाकलाप समझे। इसके बाद हम देखें विनिर्माण क्या होते हैं, ये आपकी विनिर्माण देखे। विनिर्माण के बाद हमने देखा विनिर्माण की विशेषता देखे, ये सारे विशेषता, 4 विशेषता के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब के बारे में समझें। फिर 5वां हमारा आता है कि हमारे किस तरह से उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक में ये सब आते हैं, इसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन। और छठा हमारा जो आता है ये नहीं है, ठीक है, यहीं तक है। इतने बारे में पूरे टोटल अच्छे तरीके से समझ गया। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कि क्यों आपके द्वितीय चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के तीनों चैप्टर से आपके क्वेश्चन 110% बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। यदि आप तीनों चैप्टर को अच्छे से समझ लिए, अच्छे से खा लिए, तो आपके क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा। ये तीनों चैप्टर से प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, प्राथमिक 4 चैप्टर है, द्वितीय 5वां और छठा चैप्टर है आपका तृतीय। तो इनके बारे में हमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। और आप समझ भी गए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मेरा जब भी क्लास लूँगा आपका में नोटिफिकेशन गिरे और उस क्लास में अच्छे तरीके से ज्वाइन हो सकें। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम। धन्यवाद।